हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। तो आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमएच सेट 2021 का कॉमर्स का जो पेपर अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था, 26 सितंबर को कंडक्ट हुआ था, उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी ऑफिशियल आंसर की इस पेपर की हमारे पास नहीं आई है, बट आप में से काफी लोग चाह रहे थे कि सर आप एक बार इस पेपर को जरूर डिस्कस कीजिए, आप एक बार जरूर बताइए कि क्या किस सवाल का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंपाइल करके आपको बताएंगे कि किस सवाल का क्या आंसर होना चाहिए और सवालों को ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इस पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई और कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। खासकर जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस यूनिट से सवाल यहाँ पे पूछे गए, वो एकदम हट के सवाल पूछे गए, नए तरीके के सवाल पूछे गए, तो उनको आपको जरूर यहाँ पे देखना चाहिए। तो आइए इस पेपर पे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस डिस्कशन को हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं। पहला पार्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें 70 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा डिफरेंट यूनिट्स के, और बाकी के 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ विशाल से डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट का जो डिस्कशन है उसे यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, और सवाल की नंबरिंग जो यहाँ पे दे रखी है आप उसको इग्नोर करके चलिएगा। सवाल हमने कॉपी जिस हिसाब से यहाँ पे कर रखे हैं, नंबरिंग जो है थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई है। चलिए फिलहाल सवाल को देखते हैं। कन्फ्लिक्ट हैज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड अनडिजायरेबल सो दैट इट शुड बी अवॉइडेड। कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए। However, Dash believes that conflict can be helpful or constructive if handled properly. तो कन्फ्लिक्ट को लेकर हमारे पास अलग अलग अप्रोचेज होती हैं। कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, कुछ हमारे पास होती है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, और एक हमारे पास होती है इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। तो मॉडर्न वाला जो व्यू पॉइंट है, इंटरेक्शनिस्ट वाला जो हमारा व्यू है, वो हमें बोलता है कि कन्फ्लिक्ट आपका हेल्पफुल होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर आप उसे हैंडल करेंगे प्रॉपर्ली। इसीलिए सजेस्टेड आंसर हमारी तरफ से है ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल है, डैश बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप फोकस ऑन द फॉलोइंग। तो डैश आपका पहले नहीं बाद में लगना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बीसीजी है, बीसीजी वालों ने आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इस सवाल का आंसर देना है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें देखते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को देखते हैं और अपने मार्केट को देखते हैं, और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हैं। तो सेल्स, ग्रोथ ऑफ मार्केट, और क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो अब्सॉर्ब कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है कैश ऑपरेशंस के अंदर, ये चीजें आपको पता चल सकती हैं। बाकी ऑप्शंस थोड़े से मुझे अजीब लग रहे हैं, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए तो यहां पे सवाल है, who pointed out that effective direction depends upon the harmony of the objectives। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हार्मनी होनी चाहिए, हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं और हमारी जो कंपनी के कॉर्पोरेट गोल्स हैं उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा था? थोड़ा सा सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये सभी जुड़े हुए मिल जाएं, या फिर टेलर और फ्यूल तो आपको जुड़े हुए मिल ही जाएंगे कि ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। तो कंफ्यूजन इस सवाल में तो मेरे हिसाब से कुछ है, बट आंसर फ्रेडरिक टेलर जो है मुझे यहां पे लग रहा है। आपको दूसरा आंसर भी लग सकता है। क्या आंसर आपको लगता है? आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताइएगा। चलिए सवाल है, इंक्रीज इन सप्लाई और प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल, लेबर एंड मार्केट इज कॉल्ड। तो आपके जो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन है, उसकी सप्लाई बढ़ रही है या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आप इसे किससे रिलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो कुछ सवाल थोड़ा सा तो अजीब है, बट फैक्टर इनोवेशन जो है हम इसे बोल सकते हैं कि आपके फैक्टर में कुछ इनोवेशन हो रहा है, सप्लाई और प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ रही है। एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का मुझे लग रहा है। चलिए यहां पे सवाल है मार्कोव एनालिसिस टेक्निक के ऊपर, कि हम इसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं, कौन से फोरकास्ट के लिए करते हैं? तो यूजुअली लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग हमें करनी होती है, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। सवाल है, बिजनेस एथिक्स एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिजल्ट इन। तो यहां पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिड्यूस टैक्सेस, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और मोनोपोली। तो यहां पे शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होगा, आपको एथिक्स और इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फायदे लॉन्ग रन में दिखेंगे। तो आपकी लॉन्ग रन में वेल्थ मैक्सिमाइज होती हुई आपको दिख सकती है। तो लॉन्ग रन वाला मुझे केवल ऑप्शन सी लग रहा है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। चलिए सवाल है, डैश इज नॉट द फॉर्म स्कीम ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो आपसे हमेशा बोलते हैं कि सवाल को ध्यान से पढ़िए, नॉट वर्ड को ध्यान से पढ़िए। अब इनमें से वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल और एम्प्लॉय के डायरेक्टर्स ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब
वेज हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंपली लिख देना, इट डज नॉट बिकम अ मीन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड काउंसलिंग द एम्प्लॉय टू फेमिलियराइज हिम विद द जॉब सिचुएशन। तो ये हम इंडक्शन को बोलते हैं कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसे जो आपकी जॉब सिचुएशन है उसके प्रति फेमिलियर किया जाए, इसे इंडक्शन बोला जाता है। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए इंडक्शन ट्रेनिंग। चलिए सवाल है, इन डैश टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स जॉब इज प्राइमरीली ऑफ अ मॉडरेटर even though he makes the final decision and he alone is responsible for the result। तो आपको 3 लीडरशिप स्टाइल्स यहां पे दे रखे हैं। तो पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर जो लीडर का रोल होता है मॉडरेटर होता है, और साथ ही साथ जो फाइनल डिसीजन लेना होता है और फाइनल जिम्मेदारी जो रहती है वो हमारे लीडर की रहती है। तो अप्रोप्रिएट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी बनता है। आपको सी भी लग सकता है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी है यहां पर। Dash is the process of determining the task involved in the job and personal qualities of the individuals required to perform it। तो सीधा सीधा सवाल है, सीधी सीधी डेफिनेशन आपसे पूछ रखी है जॉब एनालिसिस की, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो इसके अंदर आप टास्क भी डिटरमाइन कर रहे हैं और पर्सनल क्वालिटीज को भी देख रहे हैं। चलिए सवाल है, टैक्स कंसीडरेशंस डू नॉट एंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ डैश कैलकुलेशन। तो इनमें से किसको निकालते समय, कौन सी कॉस्ट को निकालते समय आप टैक्स कंसीडर नहीं करते? देखो डेट में तो करते ही करते हो, ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है प्रेफरेंस, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सवाल में मेरे हिसाब से थोड़ी सी क्लैरिटी मिसिंग है, क्योंकि आप प्रेफरेंस में नहीं कंसीडर करते, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकाल रहे हैं तो उसमें भी टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलता। रिटेन्ड अर्निंग्स में खैर रिटेन्ड अर्निंग्स भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही होती है, तो उसमें भी नहीं होता। तो मेरे को इस सवाल का जो आंसर है वो डेफिनेट कुछ नहीं लग रहा कि क्या आंसर होना चाहिए, बट बी आंसर नहीं होगा ये मुझे लग रहा है। एप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं हमें एग्जामिनर क्या प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या अप्रोच है इस सवाल को लेकर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए। चलो सवाल है, इफ द इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स मनी इन अ पर्टिकुलर कंपनी एंड द कंपनी गेट्स बैंकरप्ट, इट इज सेड टू बी। तो सीधा सीधा सवाल है टाइप्स ऑफ रिस्क के ऊपर। तो ये हमारे पास बनता है बिजनेस रिस्क, कि आपका जो बिजनेस है वो नहीं चला और कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आपने उस कंपनी में पैसा लगाया था, तो दिस इज अ बिजनेस रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क हमें जनरली तब देखने को मिलता है जब आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे और उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी का होगा। चलिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपको रिलेशन किस में बताता है? ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के बीच में रिलेशन आपको बताता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इन एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस, तो अगर हमारा डिसीजन है एक्सेप्ट करें प्रोजेक्ट को या रिजेक्ट करें, तो उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या चीज होने वाली है। तो ऐसे डिसीजंस के अंदर जनरली आपके जो एनपीवी आईआरआर हैं उसमें कंफ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। जनरली ये दोनों आइडेंटिकल रिजल्ट्स ही देते हैं। तो एक हमारे पास होता है डिसीजन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, की प्रोजेक्ट करें या ना करें, और एक डिसीजन होता है प्रोजेक्ट ए करें या प्रोजेक्ट बी करें। प्रोजेक्ट ए और बी कौन सा करना चाहिए, इसमें तो कंफ्लिक्ट काफी आते हैं। करें या ना करें उसमें एनपीवी आईआरआर में जनरली कंफ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए सवाल है, कॉस्टलीस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब बहुत सब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया कि कौन सा सबसे महंगा है। तो यहां पे थोड़ा सा हमने इस पे सर्च भी किया, तो हमें कई जगह पे कई सोर्सेज पे लिखा हुआ मिला कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल महंगा है, कई जगह लिखा हुआ मिला इक्विटी शेयर कैपिटल महंगा है। तो दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स भी लिखे थे। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिन्होंने कहा कि सबसे कॉस्टलीस्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो उन्होंने बोला कि इस पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता एक तो, और साथ ही यहां पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही देना होता है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, तो कॉस्टली हो जाता है। इक्विटी वालों ने कहा कि इक्विटी को इशू करने में फ्लोटेशन वगैरह का खर्चा होता है, तो काफी खर्चा रहता है इक्विटी के अंदर, तो इसीलिए ये कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ए और बी दोनों में से कुछ आंसर हो सकता है। देखते हैं कि हमें ऑफिशियल आंसर क्या प्रोवाइड किया जाता है। चलिए यहां पे सवाल है, इफ द प्राइस इज ₹300 एंड द डिविडेंड इज ₹30, what should be the price at which one should sell the stock at the end of 1 year in order to obtain a rate of return of the 40%? तो यहां पे बोल रहे हैं कि आपका 300 रुपीज का जो है वो शेयर है और उस पे आपको 30 रुपए तो डिविडेंड मिलेगा, 30 रुपए डिविडेंड मिलेगा, आप उसे किस दाम पे बेचें कि आपके रिटर्न 40% हो गए। तो आपको 300 पे 40% कमाना है, यानी कि 300 का 40% हो गया 120 कमाना है, और आपको 30 तो डिविडेंड ही मिल जाएगा,
है ना, तो बाकी आपको जो 90 बचा वो आपको कैपिटल गेन से कमाना होगा, यानी कि 300 का आपको 390 का बेचना होगा। इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए सवाल है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिफ्लेक्टेड इन। तो मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ये हमारे रिफ्लेक्ट होता है मैक्सिमाइजिंग ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। बहुत ही आसान सवाल, आंसर ऑप्शन ए। चलिए सवाल है, स्पेक्यूलेटर्स विल बाय एंड कुछ मिसिंग लग रहा है यहां पे, करेंसी थ्रू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड मार्केट डील इफ। स्पेक्यूलेटर कौन होते हैं? सट्टेबाज, जो कि मुनाफा कमाना चाहते हैं, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना चाहते हैं। तो वो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर करेंगे? दे विल एंटर इनटू अ डील इफ, यहां पे अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में हमारा जो प्राइस होगा, फ्यूचर में उस समय का जो स्पॉट रेट होगा, ठीक है, फ्यूचर में उस समय का जो स्पॉट रेट होगा वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा, और हम आज फॉरवर्ड रेट जो फिक्स कर सकते हैं फ्यूचर के लिए वो कम है। यानी कि आज आप बैंक को जाकर कह सकते हो कि $1 60 का हम तुमसे खरीदेंगे, और तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में ये $1 जो है 65 रुपए का हो जाएगा। तो इस केस में आप जो है बाय करना चाहेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का मुझे लग रहा है। चलिए सवाल है, फ्री लैंड एंड बिल्डिंग गिवन बाय द होस्ट कंट्री गवर्नमेंट इज। तो अगर आपकी होस्ट कंट्री गवर्नमेंट फ्री लैंड और बिल्डिंग आपको दे रही है, कुछ पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज को आप अपने कैश फ्लो में क्यों इंक्लूड करोगे? एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए का होना चाहिए। चलिए ये सवाल है हमारे पास, यूरो नोट्स हैव अ मैच्योरिटी ऑफ। तो यूरो नोट्स को लेकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आंसर जो मार्क करना है, मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट आंसर बी लग रहा है मुझे। जनरली मुझे देखने को मिला 1 से 5 ईयर के बीच में आप इसे इशू करते हैं, तो मुझे इसीलिए एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। चलिए सवाल है, मेजर प्लेयर इन द इंडियन मनी मार्केट इज। तो इंडियन मनी मार्केट में मेजर प्लेयर कौन सा है? सवाल बहुत ही सब्जेक्टिव पूछ डाला है ना। इंडियन मनी मार्केट के अंदर कोऑपरेटिव और इंडिजीनियस बैंक्स को तो काट दो, रेगुलेटर हमारा बसता है आरबीआई, और कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी मनी मार्केट का पार्ट है। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है। हालांकि जो रोल है आरबीआई का वो रेगुलेटरी है, और जो एक्चुअल में वर्किंग का रोल है वो कमर्शियल बैंक्स का है। तो अगर आप वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रहे हैं तो ऑप्शन सी आपका आंसर होना चाहिए। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो यहां पे अगेन नॉट हमसे पूछा हुआ है। तो आरबीआई बैंकर्स का बैंक है, करेंसी इशू करता है, गवर्नमेंट का बैंक भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बैंक, ये यहां पे इसका कोई प्रिंसिपल फंक्शन नहीं है, इसीलिए आंसर ऑप्शन डी का होगा। चलिए सवाल है, सेफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग। तो सेफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग हमारे पास क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं अकाउंट पे ही क्रॉसिंग। आप जब आप यहाँ पे चेक पे क्रॉस करके यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट पे ही, तो ये चेक आपका केवल किसी पर्सन के अकाउंट में ही जा सकता है जिसका नाम आपने लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये सबसे सेफ हो जाता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल यहाँ पे है, लेटर ऑफ क्रेडिट से जुड़ा हुआ, द बैंक थ्रू विच द इशूइंग बैंक अरेंजेस टू एडवाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी इज कॉल्ड। तो पूछ रहे हैं ऐसा बैंक जिसके थ्रू हमारा जो इशूइंग बैंक है वो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट की एडवाइस देगा बेनिफिशियरी को, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो जो एडवाइस दे रहा है बैंक, आप वैसे भी पता लगा सकते हैं कि जो एडवाइस दे रहा है उसे हम एडवाइजिंग बैंक ही यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी का ही बनेगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर आपको यहाँ पे जो एडवाइस देने वाला है, जिसके थ्रू एडवाइस दी जा रही है, तो वो एडवाइसिंग बैंक होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए सवाल है, डैश इज फाइनेंसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बुक डेट्स बाय अनदर पार्टी। तो आप अपने बुक डेट्स को फाइनेंस करा रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, इस प्रोसेस को सीधा सीधा फैक्टरिंग बोला जाता है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल है, ऑल द एक्सचेंज रेट्स कोटेड ऑन द स्क्रीन और ऑन द प्रिंट आर फॉर डैश अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। तो जनरली हमारे जो एक्सचेंज रेट दिए होते हैं वो स्पॉट ट्रांजैक्शंस के लिए दिए होते हैं। अगर कुछ नहीं मेंशन तो हम मानते हैं कि स्पॉट ट्रांजैक्शंस के लिए ये हमारे एक्सचेंज रेट दे रखे हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। मर्चेंट बैंकर्स आर। तो मर्चेंट बैंकर्स क्या हैं? तो मर्चेंट बैंकर्स काम तो बहुत बहुत सारे करते हैं। अब एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट आंसर होगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का।
वो हमारे पास कैपिटल मार्केट में अगर आपको कुछ इशू लेकर आना है तो उसमें इंटरमीडियरी का रोल एक प्ले करते हैं, तो इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी का मुझे लग रहा है। हालांकि और भी काम कर सकते हैं, आप इन्हें अंडरराइटर बोल सकते हैं, आप इन्हें ब्रोकर की कैटेगरी में भी डालने की कोशिश कर सकते हैं, बट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो हमें बताइए कमेंट्स के थ्रू। चलिए सवाल है, कमिटी विच रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाटा वेयरहाउस। तो ये सवाल बहुत ही अजीब सवाल पूछा, फैक्चुअल सवाल है। बहुत सारी बैंकिंग कमिटीज बन चुकी हैं, हजारों में कमिटीज बनी होंगी, इतनी सारी कमिटीज आप याद नहीं कर सकते। वासुदेवन कमेटी जो थी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कहा था कि डाटा वेयरहाउस एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का फिलहाल यहां पे बनेगा। अगला सवाल है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो हमारी जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है उसे हमारी 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने एस्टेब्लिश इनिशियली करवाया था, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए सवाल है, रेशो ऑफ द शेयर होल्डर फंड टू द टोटल एसेट्स मेजर्स दैट शिफ्ट्स इन द रेशो ऑफ द ओन्ड फंड्स टू टोटल फंड्स। तो सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो कोई सेंस फिलहाल पूरी नहीं बनेगी, बट हाँ इतना पता चल रहा है कि शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल फंड हम कर रहे हैं, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गई इक्विटी रेशो, कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो कितना इक्विटी से फंडेड है, कितना उनके प्रोपोर्शन में हमारे पास इक्विटी है, तो इसे आप इक्विटी रेशो बोल सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का होना चाहिए। चलिए सवाल, इन द वर्ड्स ऑफ डैश, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। तो इस सवाल में समझाने वाला कुछ नहीं है, अगर जिसको पता है कि ऐसा सेल्मोन ने कहा था तो आप आंसर ऑप्शन ए दे सकते हैं, जिसको नहीं पता उसका ये गलत हो जाएगा। चलिए तो यहां पे एक और सवाल, और अक्सर स्टेट लेवल पे हमें कुछ ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, फैक्चुअल सवाल, तो हमारे पास कुछ क्वेरीज रहती हैं स्टेट एग्जाम्स को लेकर। तो जब भी आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इन पे फोकस करना होता है। कौन सी बात किसने कही, कौन सी डेट पे कोई इंपॉर्टेंट लॉ आया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे यहां पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हिज असेंट टू लेजिस्लेशंस ऑन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन। तो आपका जो सीजीएसटी कानून था, प्रेसिडेंट ने कब अपनी हामी भरी, प्रेसिडेंट ने कब दस्तखत करे, 12 अप्रैल 2017 को ऐसा हुआ था। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए का बनेगा, बट अगेन ऐसे फैक्ट को आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। चलिए सवाल है, सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद। तो सेक्शन 8 आसानी से आंसर कर सकते हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट होती है डिस्क्लोजर से, उससे डील करता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपकी जो भी कमर्शियल वैल्यू की इंफॉर्मेशन है, कमर्शियल वैल्यू के जो आइडियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू भी यहां पे लिख दिया, जो कि मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए था। कमर्शियल वैल्यू देते मॉनेटरी वैल्यू देके थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। चलिए सवाल है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। तो ऐसा सवाल है जो कि एग्जामिनर आपसे चाहता ही नहीं है कि आप इसका सही आंसर दो। ये केवल उन्हीं को मालूम होगा जो कि एक्चुअली जीएसटी हर महीने चालान के थ्रू खुद जमा करवाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो उन्हीं को मालूम होगा। और हो सकता है उनमें से भी 90% लोगों को मालूम नहीं होगा। देखो जी, जो आपका चालान जनरेट होता है जिससे आप जीएसटी जमा कराते हैं, वो पीएमटी 06 का चालान होता है। पीएमटी मतलब पेमेंट का चालान होता है, और इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 15 दिन रहती है। आपने चालान बना लिया तो 15 दिन के अंदर आपको इसको जमा करवाना होता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ये सवाल गलत किया तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। चलिए सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द डैश, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। तो माइनर की जो डेफिनेशन हमें दे रखी है वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर दे रखी है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो अनोखा सवाल था, अक्सर हम इस चीज को स्किप कर देते हैं, तो अच्छा लगा ये सवाल हमें कि ऑप्शन नंबर ए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट हमें ऐसा बताता है। चलिए ये भी सवाल एक इंटरेस्टिंग सवाल, सेक्शन 2Y ऑफ द डैश एक्सप्लेन्स टर्नओवर एज। तो आपको पूछ रहे हैं कि कौन से कानून के सेक्शन 2Y में ऐसा बता रखा है। तो ये तो देखो जी याद करने वाली बात है। वैसे आप काट सकते थे किनको, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स में आपके पास फैक्ट्रीज एक्ट तो नहीं होगा, ट्रेड यूनियन भी नहीं होगा, आप इन दोनों को तो काट सकते थे। आपके पास जीएसटी एक्ट बचता है और कंपटीशन एक्ट बचता है। अब जीएसटी में जो डेफिनेशंस वगैरह दे रखी है ना, वो 2(1), 2(2) ऐसे करके दे रखी हैं, और जो ये कंपटीशन एक्ट है उसमें ऐसे दे रखी है 2A, 2B, 2C, 2(3), है ना, ऐसे करके दे रखे हैं। तो यहाँ पे
इसीलिए आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है आप कंपटीशन एक्ट मार्क कर सकते हैं। और अगर आप सर्च करेंगे सेक्शन 2Y तो ये आपको कंपटीशन एक्ट का ही दिखेगा कि ऐसे टर्नओवर को यहां पर डिफाइन किया जाता है। चलिए सवाल है, इफ द थ्रेट इज विद रिगार्ड टू द गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पार्टी इट इज नॉट। तो ये सवाल जो है ना बहुत ही अलग सवाल पूछा। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा इस पेपर का, क्योंकि बहुत ही हट के सवाल पूछे थे जो कि नॉर्मली नहीं पूछे जाते। तो देखो जी, यहाँ पे एक टर्म रहती है ड्यूरेस की, एक टर्म होती है कोअर्जन। इंडिया में तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे इसके अलावा एक और टर्म रहती है ड्यूरेस, जिसका इंडिया में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये कोअर्जन जैसा ही इसका मतलब होता है। इसमें भी हम कुछ थ्रेट की ही बात करते हैं, बट यहाँ पे थ्रेट जो है वो अदर पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता, अदर पार्टी के गुड्स और अदर पार्टी की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता। आपकी जो डायरेक्टली सेकंड पार्टी है उसी से जुड़ा होगा थ्रेट, उसकी फैमिली से जुड़ा होगा, कोई अदर पार्टी इसके अंदर जो नॉर्मली नहीं होती ड्यूरेस के अंदर, और इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए सवाल है फैक्चुअल, कार्टेल की डेफिनेशन कंपटीशन एक्ट के कौन से सेक्शन में दे रखी है? कार्टेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 2C, तो आंसर है ऑप्शन ए का। Which section of the RTA Act 2005 deals with obligation of public authorities? तो सेक्शन 4(1) जो है वो डील करता है पब्लिक अथॉरिटीज की ऑब्लिगेशन से। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे अब हमारे पास इनकम टैक्स से जुड़े कुछ सवाल हैं। सवाल है, व्हेन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, यानी कि आपकी जो इनकम है वो उसी साल में टैक्सेबल हो रही है, अगले साल में टैक्सेबल नहीं हो रही। और ऑप्शंस में से आप देखेंगे शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट आपका जो होता है, तो उस केस में ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो कि आपको हमने काफी बार खुद भी पढ़ाए हुए हैं, आपको पता ही होगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये सवाल जो है थोड़ा सा महाराष्ट्र स्पेसिफिक चीजें हमसे पूछ रहा है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का कोई केस चला था इनकम टैक्स का, और एग्जाम्पशन लेने के लिए कुछ अपील्स वगैरह हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो सकता है। बट अगेन ये सवाल बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और ऐसा सवाल है जिसका आंसर सबको मालूम नहीं होगा। अगर आपका ये गलत हुआ तो मेरे हिसाब से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल हमेशा होंगे जो कि आपको नहीं मालूम होंगे, जिसके आंसर आपको नहीं पता होंगे, और आपको कोशिश यही करनी है कि जितनी चीजें आपको मालूम है, जो चीजें आप पढ़कर आए हैं वो अच्छे से पढ़कर आए हों और उससे जुड़े सभी सवाल आपके सही होने चाहिए। सवाल है, गिफ्ट्स ऑफ ₹2 लाख रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय थ्रू अकाउंट पे चेक फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो ये आपका जो गिफ्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर वो आपके जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको एक्सीड करता है, तो यहाँ पे तो इतना बड़ा गिफ्ट है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसने मशीनरी जो है एक्वायर करी, इंस्टॉल करी 60 लाख की, और उसने जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 32(2)(a) की वो पूरी कर दी हैं, उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? तो सवाल अगेन थोड़ा सा हायर साइड पे लगा मुझे। तो अगर आप सेक्शन 32(2)(a) पढ़ेंगे वो आपको कहता है कि आप 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और आपने कोई नई मशीनरी खरीदी है। तो अगर आप 60 लाख का 20% देखेंगे तो इट शुड बिकम 12 लाख। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 अक्टूबर 2018 को ये मशीनरी इस्तेमाल होनी शुरू हुई है। अब 3 अक्टूबर 2018 से अगर आप 31 मार्च 2019 तक देखेंगे कितने दिन बनते हैं, तो 179 बनते हैं। तो 180 डेज से क्योंकि कम इस्तेमाल की गई है तो इसका आधा जो है वो आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आंसर यहाँ पे 6 लाख का होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे सवाल है, व्हेन ए नेट वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी नेगेटिव। तो हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी इनमें से किस किस केस में आपकी नेगेटिव हो सकती है? तो यहाँ पे एनएवी आप कैसे निकालते हैं? आप अपने जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की जो एनएवी है वो आती है। तो अगर आपकी जीएवी से म्युनिसिपल टैक्सेस ज्यादा हैं, अगर आपके म्युनिसिपल टैक्सेस दे आर मोर देन जीएवी, देन आपकी एनएवी नेगेटिव हो सकती है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये सवाल हमारे पास है। अब ये सवाल जो है ना, इसने मेरा बहुत सा टाइम लिया। सवाल कहते हैं कि राजेंद्र जी हैं, उन्होंने प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था 70 लाख का 2012 के अंदर, और यहां पे उन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन करी जो कि 2015 में कंप्लीट हुई।
कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हमें यहाँ पे 50 लाख बता रखी है, तो 70 लाख और 50 लाख। आपको लैंड और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन दोनों की डिटेल अलग अलग दे रहा है। इंटायर हाउस स्ट्रक्चर वाज सोल्ड फॉर 2 करोड़ 10 लाख, और उसके अंदर भी अलग अलग बता रहा है कि इसके अंदर आपकी जो लैंड थी वो 1 करोड़ 50 लाख की थी, और बैलेंस यानी कि 60 लाख जो है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर था यानी कि बिल्डिंग थी। आपको कैपिटल गेन निकालना है ऑन दी सेल ऑफ हाउस। अब देखो यहाँ पे ना दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। दो अलग अलग चीजें क्या? एक तो आपकी लैंड है, एक आपकी बिल्डिंग है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अलग अलग गिवन है तो आपसे सवाल चाह रहे हैं कि आप उन दोनों का कैपिटल गेन अलग अलग निकालें। अब यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं हो जाती है। आपकी जो लैंड है वो यहाँ पे 24 महीने से ज्यादा आपने रखी है, तो डेट इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पर आपकी इंडेक्सेशन होगी। बट यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग है वो आपने 24 महीने से कम रखी है। बिल्डिंग आपकी 50 लाख की बनी थी 2015 में, अक्टूबर 2015 में, और बेचती अगस्त 2017 में, तो 24 महीने नहीं हुए, तो दिट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो जी, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग अलग निकालो। लैंड के लिए एलटीसीजी निकालो और बिल्डिंग के लिए आप एसटीसीजी निकालो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंडेक्सेशन नहीं करनी, बिल्डिंग वाला तो आसानी से निकाल लोगे आप। लैंड के लिए आपको 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडेक्सेशन फैक्टर से। अब इंडेक्सेशन जो फैक्टर हमें यहां पे दे रखा है, ये जो फैक्टर हमें सवाल में दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है। ये फैक्टर सही नहीं दे रखा। आपकी ये वैल्यू 278 नहीं आएगी, ये वैल्यू आपकी जो हमने यहां पे सवाल में ली है वो आएगी। अगर आप इस वैल्यू से सवाल को सॉल्व करेंगे जो हमने ली, तब आपका आंसर सही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। अगर आप ये 278 लेकर सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है कहीं से मैच नहीं करेगा। तो सवाल बहुत ही घपले वाला सवाल था, बहुत टाइम इसने मेरा लिया। तो इस सवाल को मेरे ख्याल से एमएच सेट जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें कंसीडर नहीं करना चाहिए फाइनल रिजल्ट के अंदर। चलिए, तो यहां पे सवाल है, क्लबिंग ऑफ इनकम के जो आपके प्रोविजन है वो इनकम टैक्स में कौन से सेक्शन में दे रखे हैं? तो 60 से 64 सेक्शन में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, आपकी जो फार्म हाउस है उसकी इनकम आपके कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? तो अगर आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ फार्म हाउस है तो इट इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर इनकम, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहां पे होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एपेक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने मशीनरी ली 1 करोड़ की इन अ फैक्ट्री फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसे एक्सपेंस चार्ज कर दिया सेक्शन 35 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। बट असल में देखिए, उसने उस मशीन का इस्तेमाल किया अपनी रेगुलर प्रोडक्शन के अंदर। असल में रिसर्च के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, असल में रेगुलर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया। तो बेसिकली उसने मेरे हिसाब से क्या किया, उसने यहाँ पे टैक्स को इवेड किया। तो आंसर होना चाहिए टैक्स इवेजन। तो टैक्स अवॉइडेंस और इवेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे है, बट मेरे ख्याल से ये सीधा सीधा गलत है कि आपने मशीन किसी और पर्पस के लिए ली और उसे इस्तेमाल कर दिया किसी और पर्पस के लिए, तो सीधा सीधा यू हैव इवेडेड द टैक्स एंड दिस शुड बी इलीगल, दिस शुड बी पेनलाइज्ड, और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी का होना चाहिए। चलिए, सवाल है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी जो है उन्हें अपना एडवांस टैक्स कितना भरना है अपनी टैक्सेबल इनकम का 15 दिसंबर से पहले पहले? तो 75% आपको भरना रहता है 15 दिसंबर से पहले पहले, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, सवाल अगला है, फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी कॉज्ड बाय द स्ट्रेंजनेस ऑफ अ न्यू एनवायरनमेंट। तो नए एनवायरनमेंट के अंदर आपको जो इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन और एंजाइटी होती है वो होती है कल्चरल शॉक, तो इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाज गिवन बाय, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का जो थ्योरी है वो हमें एडम स्मिथ ने दिया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सिम पॉलिसी बोलते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। फर्म्स जो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं तो क्या फायदे उनको मिलते हैं? उनकी रिटर्न बढ़ जाती है, उनको लोकेशन इकोनॉमीज मिलते हैं कि जहां पे काम ज्यादा एफिशिएंटली हो सकता है वहां पे वो काम को करेंगे, और उनको एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस कर्व इकोनॉमीज उनको देखने को मिलती हैं जो कि उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे घटा देती हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, और आंसर ऑप्शन डी का होना चाहिए। आसान सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो सोशल अकाउंट कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। करंट कैपिटल तो आपको पता ही है, ऑफिशियल सेटलमेंट आपके जो ऑफिशियल रिजर्व्स रहते हैं उसके एडजस्टमेंट को लेकर कई बार अकाउंट बनाते हैं। सोशल अकाउंट तो कभी नहीं होगा, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाफ्टा, हालांकि आज के समय में नाफ्टा को जो यूएसएमसीए है उसने रिप्लेस कर दिया है। जापान इसका मेंबर नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, कनाडा, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी।
विच इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं आएगी ये कौन डिटरमाइन नहीं करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आएगी। क्या लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये इन्फ्लुएंस करेगा। साइज ऑफ द मार्केट क्या है, बहुत बड़ी मार्केट है तो इन्वेस्टमेंट आएगी। क्वालिटी एजुकेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन सी का। एशियान विजन 2020 वाज अडॉप्टेड इन, तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल बहुत ही फैक्चुअल है। ये आपकी जो विजन है ये 1997 में अडॉप्ट की गई थी, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स की बात कर रहे हैं। ट्रिप्स में क्या नहीं आएगा, ट्रिप्स में आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आएगा, लेबर लॉ तो आ ही नहीं सकता, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। डैश इज डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ चेंज हो चुके हैं, पहले रोबार्टो आजवाडो थे, तो आंसर ऑप्शन बी का बनेगा। फिलहाल मुझे लगता है ये सवाल किसी पुरानी किताब से ही उठाया गया है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है इज एन एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन ओवर द लिमिटेशंस ऑफ डैश अजम्पशन। तो हमारी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है हम उसमें सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डालते हैं, बट अगर हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करने की कोशिश करते हैं अपनी किताबों में। सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश करता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। सवाल है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट। तो बजट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होगा। आप बजट बना रहे हैं, आप मास्टर बजट तैयार कर रहे हैं या कोई भी बजट बना रहे हैं, तो आप क्या बनाएंगे, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे, बजटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बनेगा, ऑपरेटिंग बजट बनेगा। बजट मैनुअल जो है, बजट मैनुअल एक अलग चीज होती है, एक अलग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किस हिसाब से आप अपने बजट को तैयार करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपका बजट का पार्ट नहीं होगा और आंसर ऑप्शन डी का होना चाहिए। चलिए यहां पे सवाल है, द अमाउंट ऑफ सेल्स नीडेड टू अटेन अ डिजायर्ड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डैश बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज सिंपली योर पीवी रेशो। तो अगर आपको निकालना है कि कितनी सेल्स करें कुछ प्रॉफिट के लिए, तो ऊपर आप वो रखेंगे आपका डिजायर्ड प्रॉफिट और रखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और नीचे रख देंगे अपनी पीवी रेशो। सो दिस इज द मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी का आपका बन जाएगा। चलिए सवाल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डेवलप्ड बाय। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को किस तरीके से डेवलप करेंगे। देखो इनमें से अगर आप बी, सी और डी को पढ़ो तो इसमें मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलता है, प्रॉफिट ऐड करने को कह रहे हैं, फिर ये मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने जो मटेरियल और लेबर है उनको देखेंगे, उनके जो प्राइसेस हैं उनको देखेंगे, और अगर उसमें कोई प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, कोई दाम बढ़ रहे हैं, तो उसकी आप एडजस्टमेंट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते समय। तो मेरे ख्याल से तो एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए का ही होना चाहिए। मास्टर बजट कंप्राइजेस ऑफ, तो मास्टर बजट आपका कंप्लीट बजट हो गया जिसमें सारी चीजें समा गई। इसमें हम तैयार करते हैं बजटेड बैलेंस शीट, बजटेड प्रॉफिट और लॉस और बजटेड कैश फ्लो भी कई बार तैयार करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। चलिए सवाल है, द पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आप जनरली 20 सालों के लिए ही इशू करते हैं, उससे ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट में भी ऐसा बता रखा है, तो आपको 20 सालों के अंदर अंदर उनको रिडीम करना रहता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग brings accuracy and reliability in product cost determination by focusing on dash in the cost incurrence, cause and effect relation, cost absorption, allocation, apportionment। जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो हम हर चीज का कॉज इफेक्ट देखते हैं। हम हर कॉस्ट को देखते हैं कि ये कॉस्ट किस चीज की वजह से हो रही है, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, उस हिसाब से हम उस कॉस्ट को यहां पे कंसीडर करते हैं। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप यहां पे कंसीडर करते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहां पे होना चाहिए। चलिए सवाल हमारे पास है जी, बजटेड आपको डाटा दे रखा है एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, पर यूनिट डाटा है आपके पास कि मटेरियल 18, लेबर 9 और वेरिएबल ओवरहेड आपके पास हो गए 8। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को अगर आप यहां पे टोटल कर देंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 18 + 9 + 8, जो कि आपकी यहां पे निकल कर आएगी 35 की। और आपको यहां पे बोल रखा है कि आपका सेलिंग प्राइस 50 है, बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स आपकी 150 यूनिट्स है, फिक्स्ड ओवरहेड है 4 लाख के। आपको बोल रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट निकाल कर बताओ अगर आपका प्राइस 25% से डिक्रीज हो जाए और वॉल्यूम आपका 30% से इंक्रीज हो जाए। तो प्राइस 25% से डिक्रीज हो जाए मतलब आपका नया प्राइस हो जाएगा 37.5, 50 का 25% इज 12.5, तो ये आपका हो जाएगा 37.5। कंट्रीब्यूशन आपका केवल ₹2.5 रह जाएगा। वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका यहाँ पे 30% बढ़ रहा है,
ठीक है जी, वॉल्यूम आपका 30% बढ़ रहा है, यानी कि 150 से अब आप 30% ज्यादा यानी कि 45,000 ज्यादा 195,000 आप यूनिट्स बेचने वाले हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 195 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आप करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 487,500। इसमें से आपको फिक्स्ड कॉस्ट घटानी है तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है 4 लाख की तो प्रॉफिट हो गया 87,500। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का आपका यहां पे बन जाएगा। चलिए सवाल है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट शो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो नहीं करती? वर्किंग कैपिटल के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जब आप इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको देखने को मिलते हैं। परचेज की मशीन तो आपको ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। आपने कोई नया लोन लिया, नया लोन लेना ये आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख सकता है अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया। क्रेडिट लिमिट ब्रीच हुई या नहीं हुई, ये चीज मेरे ख्याल से तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कभी नहीं शो कर सकती। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी का, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। चलिए सवाल है, एन ऑडिटर शुड कंसल्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर नोइंग द कंपनीज रूल्स रिलेटिंग टू इट्स इंटरनल वर्किंग। एक कंपनी के जो इंटरनल वर्किंग के रूल रहते हैं वो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में दिए रहते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी का। Hello everyone. So we will continue our discussion of part 2. So इकोनॉमिक्स का हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इनवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट। कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में इनवर्ड शिफ्ट होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या फिर हाइपरफ्लेशन इन इकोनॉमी। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें बताता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट एट द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है, जैसे हमारा ये कर्व है, तो जब ये इनवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन है। क्यों रिसेशन की सिचुएशन है? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनवर्ड शिफ्ट तब होता है जब हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होने लगते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो स्केयर रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे हम उससे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा है, मनी की जो है वो कमी हो गई है। तो ये सारी सिचुएशन जब होती हैं तो उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ये इनवर्ड शिफ्ट होता है। तो जब इनवर्ड शिफ्ट होता है इसका मतलब होगा हमारा कि इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो ये इंडिकेट करेगा इकोनॉमिक रिसेशन को। ए हम यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली, अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली, बोथ अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर नाइदर अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉर अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है ये डील करती है सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस है, एक लेवल ऑफ फर्म के ऊपर जो है वो डील करती है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पर पूरी इकोनॉमी से एक बिजनेस मैनेजर को मतलब नहीं होता है, पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वो स्टडी नहीं कर रहे होते हैं एज ए होल, वो यहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को, उस पर्टिकुलर बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज करते हैं फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। इसलिए हम कह देते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये माइक्रो इन नेचर होती है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनका यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हमसे अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कह सकते बिजनेस इकोनॉमिक्स को। ये एक अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होगी, क्योंकि हम एक लेवल ऑफ द फर्म के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक फर्म से रिलेटेड होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ना कि पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड। Next question is, as we move down along a demand curve with constant slope, the price elasticity of demand। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब हम अपने डिमांड कर्व के ऊपर नीचे जाते हैं विद ए कांस्टेंट स्लोप तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। सो देखो जब भी हम एक कांस्टेंट स्लोप के ऊपर डिमांड कर्व में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 देन। जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो उस केस में क्या होगा? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 होती है तो उस केस में जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो 0 होगा और एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन 0 होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी लेस देन 1 होगा। अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा और ए आर हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कौन सा यहाँ पर अजम्पशन नहीं है? रैशनैलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी एंड कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड, लेकिन डी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रोडक्शन बिहेवियर से रिलेटेड है, तो इसको ऐसे भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी जो हमारी ये तीनों यहाँ पर अजम्पशंस दी हुई हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी अजम्पशन जैसे कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, नो चेंज इन क्वालिटी, रैशनल कंज्यूमर्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट एंड होमोजेनियस कम्युनिटीज आर यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर कुछ अजम्पशंस होती हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। Next is which of the following is not true in case of law of variable proportions। So law of variable proportions से रिलेटेड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना था। तो ए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये अजम्पशन होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, बिल्कुल सही बात है। सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये भी सही होता है। कुछ इनपुट्स को हम फिक्स रखते हैं, कुछ में चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसलिए सी स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन ऑल थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो ये हमारा यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, डी इज नॉट ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो क्या है जो हमें दिखाता है इनपुट्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस जिनसे हम एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं एक्सपेंशन पाथ, आइसो कॉस्ट, आइसो बार या फिर आइसो कॉन्ट। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसो कॉन्ट। तो आइसोकॉन्ट एक ऐसा कर्व होता है जो हमें शो करता है ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स जो यील्ड करते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। सो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द शॉर्ट रन अ कॉम्पिटिटिव फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय चूजिंग एन आउटपुट एट विच प्राइस इज। तो हमसे पूछा गया है कि शॉर्ट रन में कॉम्पिटिटिव फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी तो उसका प्राइस क्या होगा? इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, लेस देन मार्जिनल कॉस्ट या फिर बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव से इन्होंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन से इन्होंने पूछा होगा कि शॉर्ट रन में एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब करेगी, तो उसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी, है ना। और दूसरी हमारे पास कंडीशन होती है कि मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो हम इसको फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से मान के चल रहे हैं कि ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, जिसमें हमारा ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। तो हमारा प्राइस जो होगा यहाँ पर दैट विल बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। Next question is the market structure where the monopolist charges different prices for the same commodity is known as। तो ये आसान सवाल था, अगर इनको ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ते तो इजीली इसका आंसर हो जाता। नेचुरल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, लीगल मोनोपोली या फिर सिंपल मोनोपोली। तो ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर मोनोपोलिस्ट डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज कर रहा है सेम कमोडिटी के, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में क्या होता है, जहां पर एक मोनोपोलिस्ट डिफरेंट चार्जेस जो है वो लेता है कंज्यूमर से सेम कमोडिटी के, कमोडिटी एक ही है लेकिन वो प्राइस डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। सो बी इसका राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ACPGU एंड अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हैं, आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ACPGU ने ही दिया है, ये सही है। और फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है उसमें कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल जीरो होता है। कंज्यूमर सरप्लस जीरो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो सेलर होता है, वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो चार्ज करने की कोशिश करता है और मैक्सिमम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो कंज्यूमर्स के पास जो है वो सरप्लस यहाँ पर नहीं बचता है, तो कंज्यूमर्स का जो सरप्लस है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसलिए हमारे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
for 10 observations, summation x minus 20 is equal to 100, then the arithmetic mean is, तो arithmetic mean हमें यहाँ पर बताना है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10 observations हैं, हर observation में से यहाँ से हम 20 माइनस कर रहे हैं और उसका सम हमें यहाँ पर दिया हुआ है 100, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 30। अब 30 क्यों होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 30 इसलिए होगा क्योंकि देखो 10 हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से हम अगर 20 माइनस करें तो उसका सम है 100, तो अगर हर ऑब्जर्वेशन से हम 20 माइनस कर रहे हैं तो 10 ऑब्जर्वेशन में से हो जाएगा टोटल 200 माइनस, तो समेशन x माइनस 200 इज इक्वल टू 100। इसको फिर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो समेशन x विल बी 300 एंड अर्थमेटिक मीन विल बी 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, सो आंसर विल बी 30। सो अर्थमेटिक मीन हमारा यहाँ हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी सही है। तो इसमें जो हमारी सही स्टेटमेंट होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक मीन इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉलर। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा अर्थमेटिक मीन प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होगा ग्रुप का अगर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल है। अगर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन लार्जर होगी तो वो प्रॉपर हमारी रिप्रेजेंटेशन ग्रुप की नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड वहाँ पर हो जाएगा और एक्सट्रीम वैल्यू से हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो इफेक्ट होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप अर्थमेटिक मीन तभी होगा जब हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉलर है, लार्जर इसमें दिया हो, इसलिए बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अर्थमेटिक मीन इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ही स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। स्मॉलर द स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉलर विल बी द अर्थमेटिक मीन, ये भी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू। तो इसका देखो सिंपल फार्मूला यहाँ पर लगेगा, आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0.5। इसको हम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे, 0.8 से 0.3 को माइनस करेंगे, 0.5 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, it has been found that the number of mistakes per page in a book follows Poisson probability distribution with parameter 2, then the probability that there is no mistake on certain pages। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इसका एक सिंगल ही पैरामीटर होता है लैम्बडा, इसमें आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते तो आपका ये वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर लैम्बडा की, लैम्बडा 2 एंड एक्स इज 0, सो आपका यही निकल करके आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, देन द पैरामीटर्स आर। तो हमें यहाँ पर पैरामीटर्स पूछे हैं बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। सो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के देखिए दो पैरामीटर्स होते हैं, एन एंड पी। एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा ये देख लेते हैं। तो इसको अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से यहाँ पर जाते तो यहाँ पर देखिए जो मीन है हमारा बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, और वेरियंस का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो अगर हमारा n 16 होता, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्शन से जाते, n हमारा 16 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी 0.5 है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन हमारा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन की कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं वेरिएंस, अगर हम यहाँ पर निकालते हैं 16 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 0.5 ही दोनों क्यों है, क्योंकि अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी 1 माइनस 0.5। तो इन तीनों को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 16 एंड p इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पैरामीटर, यही दो पैरामीटर्स होते हैं बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन द लाइंस एट द पॉइंट्स -1.96 एंड +1.96 इज। तो एरिया कितना कवर्ड होता है हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में 1.96 प्लस से -1.96 तक। तो इसका देखिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि -1.96 से +1.96 के बीच में जो हमारा एरिया कवर होता है वो होता है 95% इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू टेस्ट इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन means of two groups where when their standard deviations are unknown we use dash test. कौन से टेस्ट को हम यूज करते हैं जब हम हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है? तो काफी ये आसान सवाल था, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टी टेस्ट को हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो सैंपल साइज है वो कम होता है, यूजुअली हमारा अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है और हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, इस केस में हम यूज करते हैं टी टेस्ट। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, हमारा सैंपल साइज भी लार्ज हो, या अगर हमारा जो सैंपल साइज भी लार्ज हो जाए तो उस केस में हम जेड टेस्ट को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तो टी टेस्ट यूज होता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक इन्वॉल्व्स। तो एनोवा के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछा गया है, ऑप्शंस दिए हुए हैं कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कंप्यूटेशन ऑफ मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, setting of setting splitting of the variance as variation between the samples and also within sample, and fourth is preparation of ANOVA table। तो ANOVA को हम वहां पर यूज करते हैं जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा सैंपल्स होते हैं। तो इसमें हम मान के चलते हैं जैसे कि हमारे जो दो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है, फिर दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, और फिर उनका कंबाइंड भी इफेक्ट भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो इस केस में हमारा यूज होता है एनोवा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ द वेरिएंस एज वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स एंड विद इन द सैंपल। इसमें हम स्प्लिटिंग ऑफ द वेरिएंस करते हैं, इसमें हम वेरिएशन चेक करते हैं बिटवीन द सैंपल्स भी और विद इन द सैंपल्स भी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है इज रिसर्च विच एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी और ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज। दिस इज अप्लाइड रिसर्च। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अप्लाइड रिसर्च को हम उस टाइम पर यूज करते हैं जब हमें इमीडिएट बेसिस के ऊपर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है। प्रॉब्लम कोई सोसाइटी भी फेस कर सकती है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी फेस कर सकती है, या फिर कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब हमें इमीडिएट बेसिस के ऊपर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, वी कंडक्ट अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी क्यों होगा? देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा जिसको हम लिखने जा रहे हैं उसका लॉजिकल एनालिसिस हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे ऑफ फाइनल आउटलाइन की हमारी जो रिपोर्ट है वो ओवरऑल कैसी होगी, उसका फाइनल आउटलाइन बनेगा। उसके बाद हम अपना रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे। रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद हम उसमें अगर कोई डेविएशंस होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगे तो उसको रीराइट किया जाएगा और उसको पॉलिश किया जाएगा अपने रफ ड्राफ्ट को, और एंड में हम यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी करेंगे। इसलिए राइट सीक्वेंस होगी 2, 3, 1, 5 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मार्केटिंग रेफर्स टू। सो मार्केटिंग का यहाँ पर मीनिंग हमसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। सही आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ए क्यों होगा? देखो, सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ एंटीसिपेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। तो अगर बाकी ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको यही लगेगा। मार्केटिंग का मतलब है ये एक सोशल प्रोसेस भी है और एक मैनेजरियल प्रोसेस भी है, जिसमें हम एंटीसिपेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स की नीड्स को, उनको फुलफिल करते हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा भी प्रॉफिट यहाँ पर हो। तो कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सेटिस्फाई करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, और अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखना, तो यही मार्केटिंग होती है। दूसरे ऑप्शन में देखो, इसमें बोला गया है मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो सिर्फ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मेजर करना मार्केटिंग नहीं होता। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल इन द मार्केट, ये भी मार्केटिंग नहीं होता। प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा एलिमेंट आपको मार्केटिंग का दिखेगा कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसमें एडवर्टाइजमेंट का रोल ये ज्यादा होता है कि डिमांड को क्रिएट करना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एलिमेंट आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप ए स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो ए हमारा यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर निकल कर आएगा। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा रिलेटेड टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ये भी हमारी मार्केटिंग नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जिसमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सेटिस्फाई करना और अपने प्रॉफिट का ध्यान भी रखना, ये तीनों चीजों यहाँ पर दी हुई है। तो ये हमारी मार्केटिंग को सबसे अच्छे से डिफाइन यहां पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड गोइंग अप एंड डाउन विद द टाइम अपसेटिंग अलाइनमेंट विद द सप्लाई इज नोन एज। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिमांड हमारी अप एंड डाउन हो रही है, डिमांड हमारी फ्लक्चुएट हो रही है सप्लाई के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ डिमांड, डिक्लाइनिंग ऑफ डिमांड, लेटेंट ऑफ डिमांड, या फिर फ्लक्चुएटिंग ऑफ डिमांड। तो इस हमारा राइट आंसर यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग ऑफ द डिमांड होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टमर ओरिएंटेशन इम्प्लाइज, कस्टमर ओरिएंटेशन क्या होगी? सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एट मॉडरेट प्राइस टू कस्टमर, गिविंग प्रायोरिटी टू प्रॉफिट वैसे विस द कस्टमर नीड्स, अप्लाइंग कैफेटेरिया अप्रोच फॉर प्रोडक्शन, एंड डी इज एबिलिटी टू थिंक लाइक एंड एक्ट लाइक कस्टमर। तो इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर आंसर हम इसका देखें तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कस्टमर ओरिएंटेशन एक ऐसी बिजनेस फिलोसफी है जो कंज्यूमर्स की नीड्स को टॉप पे रखती है। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग जिसमें हम बिजनेस गोल्स को अलाइन करते हैं विद द कस्टमर्स गोल्स, यानी कि कस्टमर्स की नीड्स के साथ हम चलते हैं। ठीक है, तो अपने बिजनेस गोल को जब हम अलाइन करेंगे कस्टमर के गोल्स के साथ, तो उस टाइम पर हम अपने प्रॉफिट को भी प्रायोरिटी देंगे, लेकिन साथ में ही हम कस्टमर की नीड्स को भी यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं, इसलिए हमारा बी यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। मॉडरेट प्राइस के ऊपर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करना ये कस्टमर ओरिएंटेशन में नहीं आएगा। कैफेटेरिया अप्रोच प्रोडक्शन बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है। कस्टमर की तरह सोचना और उनकी तरह एक्ट करना ये भी कंज्यूमर ओरिएंटेशन नहीं है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस गोल्स को कंज्यूमर की नीड्स के साथ अलाइन करेंगे, अपने प्रॉफिट के साथ कंज्यूमर की नीड्स का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज एप्रोप्रिएट व्हेन। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी को कंपनी कब फॉलो करती है? प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड एंड कंपटीशन इज नॉर्मल। बी ऑप्शन दिया है कस्टमर्स आर सेंसिटिव टू प्राइस। सी इज कस्टमर्स आर प्राइस insensitive to a given value and they wish to buy, and D is product is new and innovative। सो स्कीमिंग प्राइसिंग होती क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी जो है वो हायर प्राइस चार्ज करती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, तो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का हायर चार्ज कंपनी तभी कर पाएगी जब उसका प्रोडक्ट न्यू है और वो इनोवेटिव है। अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं है, न्यू नहीं है, तो आप स्कीमिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स के सब्सिट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल होंगे मार्केट में। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो कोई क्यों आपको एक्स्ट्रा प्राइस जो है वो पे करेगा। तो प्राइस स्कीमिंग जो है वो तब यूज करती है जब एक न्यू प्रोडक्ट को, इनोवेटिव प्रोडक्ट को एक कंपनी एंटर करती है मार्केट में। यहाँ पर कंपनी की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करना, क्योंकि जब प्रोडक्ट न्यू है, इनोवेटिव है और कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो उसकी डिमांड हाई होती है। और क्योंकि आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो अभी उसको किसी ने अडॉप्ट भी नहीं करा होता है, इमिटेट भी नहीं करा होता है, तो कंपटीशन भी वहां पर नहीं होता है। तो प्रोडक्ट जब नया होता है, इनोवेटिव होता है, उस टाइम पर स्कीमिंग प्राइसेस को कंपनीज यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स क्या होता है? चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑल एक्टिविटीज दैट अकॉम्प्लिश डिलीवरी ऑफ द एंड प्रोडक्ट टू द चैनल्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में हमारे पास शामिल होता है प्लानिंग, रियलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। तो जो हमारी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होती हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी से लेकर के एंड कंज्यूमर्स तक, वो सारी आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स हमारा लिंक होता है प्रोडक्शन और कंपनी की सेल्स के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसेस ऑफ गुड्स, इसके साथ ही प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर्स तक जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में आती हैं। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है ऑल एक्टिविटीज दैट अकॉम्प्लिश डिलीवरी ऑफ एंड प्रोडक्ट टू द चैनल्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स। बाकी हम यहाँ पर बात करें सो फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन तो नहीं है, प्रोडक्शन तक नहीं, हम एंड कंज्यूमर तक जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी यहाँ पर थोड़े से ही पार्ट दिया हुआ है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स को सी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं समझा पा रही है। अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू टू प्रोडक्ट, तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मेच्योरिटी स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपको यहाँ पर बताना है। तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। ग्रोथ इन एब्सोल्यूट सेल्स एंड सेल्स ग्रोथ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्यों ये राइट आंसर होगा? क्योंकि देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर जब अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद ग्रोथ रेट में वो जाता है। मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो एब्सोल्यूट सेल होती है उसमें इंक्रीज तो हो रहा होता है, लेकिन जिस रेट पे हम यहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं वो रेट हमारा यहाँ पर डिक्रीज होने लगता है। मान लो हमारी सेल्स ग्रोथ स्टेज के ऊपर 30% पर एनम से इंक्रीज कर रही है, तो मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर आकर के वो कम होने लगेगी, वो 28, 25, 20 इस तरह से वो कम होने लगेगी और बाद में वो डिक्लाइन की स्टेज की तरफ चली जाएगी। सो मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर हमारी सेल्स तो इंक्रीज हो रही होती है, एब्सोल्यूट सेल में तो इंक्रीज है, लेकिन जो हमारा ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगता है। इसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर ऑफ सेल्स डिक्लाइंड, ग्रोथ रेट टर्न्स नेगेटिव, तो ये गलत बात है। ग्रोथ इन एब्सोल्यूट सेल्स एंड सेल्स ग्रोथ रेट रिमेनिंग कांस्टेंट। सो देखो कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिक्लाइन कहीं ना कहीं होने लगता है।
ग्रोथ रेट के ऊपर वो इस तरह से चल रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देना कि जैसे मान लो हम 30% से इंक्रीज कर रहे हैं, 30% से ग्रो कर रहे हैं ग्रोथ स्टेज में। सो मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर हम ग्रो तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 30 नहीं, वो 20% हो जाए। सो वो डिक्लाइनिंग की तरफ आ जाएगा, वो एक तरह से कॉन्स्टेंट ही नहीं रहेगा, वो डिक्लाइन होने लगेगा। ग्रोथ इन एब्सोल्यूट सेल्स एंड सेल्स ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट्स पे से तो नहीं होता है, ठीक है। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए ग्रोथ इन एब्सोल्यूट सेल्स एंड ग्रोथ सेल्स ग्रोथ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ऑप्शन नंबर ए। Arrangement for a product to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of target consumers is known as। तो काफी आसान सवाल है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक प्रोडक्ट की क्लियर, डिस्टिंक्टिव और डिजायरेबल प्लेस कंज्यूमर्स के माइंड में बनाने को हम क्या बोलते हैं, एज कंपेयर टू योर कंपटीटर। सो दिस इज नोन एज पोजिशनिंग। मार्केट पोजिशनिंग विल बी द राइट आंसर। पोजिशनिंग एक्चुअली मतलब ही यही होता है कि अपनी ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज बनाना कंज्यूमर्स के माइंड्स में, ताकि कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकें फ्रॉम द कंपटीटर्स। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केट पोजिशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज मैनेजर्स यूज टू ऑब्टेन एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो क्या हो ऐसी हमारी प्रोसेस होती है, एक प्रोसीजर्स होता है जिसमें जो मैनेजर्स हैं वो डे टू डे बेसिस के ऊपर एवरीडे जो इन्फॉर्मेशन होती है द डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट उसको कलेक्ट करते हैं। डेटाबेस सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फिर मार्केट रिसर्च सिस्टम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम एक ऐसे सेट प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी मार्केट में डे टू डे बेसिस के ऊपर हो रहा होता है, मार्केटिंग के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर किया जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। Next question is, different customer groups pay different prices for the same goods and services. For example, railway concession to students and senior citizens. It is example of। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही बिल्कुल आसानी से आपको समझा करके दे दिया गया है, दिस इज नोन एज द कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइसिंग। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स, ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, ग्रुप्स आर सेगमेंट्स, ठीक है। तो कस्टमर डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, और एग्जांपल भी आपको साथ में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जैसे कि रेलवे का कंसेशन है स्टूडेंट्स को, सीनियर सिटीजन्स को। यहाँ पर रेलवे क्या कर रहा है, सेगमेंटेशन कर रहा है ना, स्टूडेंट्स का एक सेगमेंट हो गया, सीनियर सिटीजन का एक सेगमेंट हो गया, तो इसको हम बोल देंगे कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एनेबल्स वन टू हैव कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। सो क्वालिटी और प्राइस के बीच में हम किसकी वजह से कंपैरिजन कर पाते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के बीच में, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, लेबलिंग या फिर ब्रांडिंग। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग से कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ब्रांडिंग वो कंपेयर कर सकते हैं क्वालिटी और प्राइस को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। जैसे कि हम एप्पल के प्रोडक्ट्स को एसोसिएट कर देते हैं क्वालिटी के साथ, उनका प्राइस भी हाई होता है, तो इसलिए हम दूसरे प्रोडक्ट के साथ उनका इस तरह से कंपेरिजन कर देते हैं कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस भी हाई है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसकी वजह से हम उनका कंपेरिजन कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसलिए ब्रांडिंग से क्या होता है, ब्रांडिंग से एक कंज्यूमर्स क्वालिटी और प्राइस के बीच में की बेस के ऊपर डिफरेंशिएट कर पाता है एक कुछ प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ब्रांडिंग। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एमएच सेट की आंसर की को डिस्कस किया। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।